वहां पर मैं उस बहस में प्रधानमंत्री जी की गिरी हुई जो छवि है उसको और गिराना नहीं चाहता, उनको कोट करके। उत्तर प्रदेश में लाशें गंगा में तैरती नजर आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो अपनों को खोया, जितने शिक्षकों को खोया जो चुनाव कराने गए थे, और नारा नहीं लगाते हैं, सर तन से जुदा कर देते हैं। जोधपुर में कन्हैया लाल का उन्होंने कहा दुनिया का कोई मुस्लिम देश होता तो 3 दशक तक एक साथ नहीं रह सकते थे, एक ने दूसरे को तबाह कर ही दिया होता। अगर प्रधानमंत्री किसी भी ऐसी फ्रिंज बात को उठा करके राष्ट्रीय मंच पे कहते हैं तो इसलिए नहीं क्यों, इसीलिए कि प्रधानमंत्री जो है इस देश में नफरत की खेती करना चाहते हैं। ये वोट जिहाद किसने बोला? हमारे ने बोला कि आपके नेता ने बोला? तो कहने लगे बुजुर्ग आदमी है, उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। घनश्याम जी चुनौती देकर आपसे कहता हूं, वहां की सरकारों का एक उदाहरण बताइए जिसमें उन्होंने लिख के दिया होगा आपके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी सीमा तक निर्लज्जता के साथ जाके झूठ बोलता। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। एआईएमआईएम चीफ मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा जो आज मुसलमानों की हालत है वो ठीक वैसी ही है जैसी 1930 में हिटलर के जमाने में यहूदियों की होती थी। मतलब उनके हिसाब से मुसलमान खतरे में है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया। बीजेपी ने कहा उनके हिसाब से अगर आज हिटलर शाही है तो वो ऐसे बोल कैसे पा रहे हैं? अगर हिटलर शाही होती तो क्या वो इतना बोल पाते? केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद चाहे ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, ये सब के सब जय श्री राम बोलेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ओवैसी और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष द्वारा ऐसे विवादित बयान क्यों दिए जा रहे हैं? चाहे वोट जिहाद वाला बयान हो, चाहे मुसलमान खतरे वाला बयान हो या संविधान खतरे वाला बयान हो, आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आपके पार्टी के नेता ने वोट जिहाद की बात करी, जिसको अखिलेश यादव जी ने उस पे एक्सप्लेनेशन दे दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो आज आप लोग ही मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों कम्युनल पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं? घनश्याम जी ऑन द रिकॉर्ड मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैंने देश की तमाम मीडिया से ये निवेदन किया है और ऑन रिकॉर्ड फिर से निवेदन कर रहा हूं कि अगर हिंदू मुसलमान नफरत और जहर की बहस करनी है तो आप बेहिचक असदुद्दीन ओवैसी को बुलाइए, सुधांशु जी को बुलाइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाइए और दिन भर बहस कीजिए। मैं उस बहस में नहीं आना चाहता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा और देश का बच्चा बच्चा जिस चीज पे बहस चाह रहा है वो है बेरोजगारी। जहां देश का प्रधानमंत्री प्रतिदिन मंच से खड़े होकर के घिनौना प्रोपेगेंडा रच रहा है, जहां देश का प्रधानमंत्री प्रतिदिन मंच से खड़े होकर के हेट स्पीच दे रहा है, इलेक्शन कमीशन गूंगा बहरा बैठा हुआ है, वहां पर मैं उस बहस में प्रधानमंत्री जी की गिरी हुई जो छवि है उसको और गिराना नहीं चाहता, उनको कोट करके। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं तो सिर्फ आपके मंच से ये कहना चाहता हूं जितना कम समय आप मुझे दें मैं उसका भी सम्मान करूंगा। इस देश में मीडिया 10 साल से हिंदू मुसलमान नफरत का जहर घोल रहा है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस जहर पे पोषित करती है पूरे समाज को, जिससे समाज इनसे ये सवाल ना पूछे कि प्रज्वल रेवन्ना को जब खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा इस राक्षस को वोट दो, इससे मैं मजबूत होता हूं, क्या आपका सर शर्म से नहीं झुका? क्या वो आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की बुनियाद थी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देकर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बुनियाद सेट कर रहे हैं? क्या पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ को टिकट देकर के जिन सांसद के वीडियो वायरल हुए महिलाओं के खिलाफ, क्या आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे थे? नहीं। जब आपने 13,000 करोड़ का चंदा लिया, जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदालो धंदालो का गेम खेल रहे थे, जब आपने वैक्सीन पे चंदा लिया, तो आप हिंदू राष्ट्र की राजनीति नहीं कर रहे थे, आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी नहीं कर रहे थे, आप भ्रष्टाचार की घिनौनी राजनीति कर रहे थे। और वो इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि आपको लगता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को अमीर बनाते रहो, इस तरीके की चंदालो धंदालो की घिनौनी राजनीति करते रहो, दूसरी तरफ हमारा प्रधानमंत्री जब वोट मांगने जाएगा हमारे लिए तो प्रधानमंत्री खड़े होकर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, प्रधानमंत्री खड़े होकर के हिंदू मुस्लिम विवाद की बात करेगा, प्रधानमंत्री खड़े होकर के प्रोपेगेंडा करेगा और उससे देश बेरोजगारी पे सवाल नहीं पूछेगा। उत्तर प्रदेश में लाशें गंगा में तैरती नजर आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो अपनों को खोया, जितने शिक्षकों को खोया जो चुनाव कराने गए थे, उसके बावजूद अगर वहां के सांसद आंख मूंद करके बोले क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं है, इसीलिए वो बताना चाहते हैं, टोक नहीं रहा था। रुकिए, आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। और अब मैं घनश्याम जी आपको पुनः चुनौती दे रहा हूं, आपके लिए नहीं, व्यक्तिगत मत दीजिएगा, आपकी पार्टी को। सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, जनवरी 2014 में सिलेंडर गैस का 1241 रुपए का था, आज 1000 रुपए का है। हम 250 कम किए हैं। और आइए पेट्रोल के दाम पर चुनौती देता हूं, जब हमारी सरकार हटी
2004 में 32 रुपए लीटर था, जब हमारी सरकार आई तो 69 लीटर था 2014 में। आपने 220% बढ़ाया, आज 67 रुपए से 97 रुपए है, 60% पेट्रोल बढ़ा है। क्योंकि अब आप पढ़े लिखे हो, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं बढ़े। अरे आपने जितनी बढ़ाई उससे 1/3 महंगाई बढ़ी है, और ये मैंने फैक्ट बोला है। मैं एक बात तो कही कि देश में हालात मुसलमानों की यहूदियों से भी बदतर है, पर साथ में वो कहते हैं मुल्क की आवाम खामोश कब तक बैठेगी। क्या इसका मतलब क्या है? क्या ये एक धमकी है? क्या ये मुल्क की आवाम को कह रहा जा रहा है कि सड़कों पे निकलो? क्या ये उसी तरीके की बात हो गई कि भाई देश जल जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी देश के अंदर? खामोश कब तक बैठेगी सेंटिमेंट का क्या मतलब हो गया? अब सड़कों पे चाह रहे हो देश के अंदर लोग निकले, तनाव बढ़े। मुसलमानों की हालात यहूदियों से बदतर है, इसलिए सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए वो पूरे देश में बाहर निकलते हैं और नारा ही नहीं लगाते हैं, सर तन से जुदा कर देते हैं। जोधपुर में कन्हैया लाल का, और वो है जो मालदा में जाकर घेर लेते हैं थाने को कि अगर कोई आपत्तिजनक बात हुई जिसपे संबंधित व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, मगर नहीं, इसको हमारे हवाले कर दो। वो इतने डरे हुए हैं कि हमास के पक्ष में रैली निकालते हैं केरल में कांग्रेस के नेताओं के साथ। वो इतने डरे हुए हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में बुरहानपुर में कांग्रेस की प्रत्याशी और मुस्लिम समाज जाकर ये नारे लगाता है हमास के पक्ष में। वो इतने डरे हुए हैं कि फर्रुखाबाद में वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। और बहुत बड़े बीबीसी के संवाददाता थे मार्क टेरी, जिन्होंने 2019 में लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, और उन्होंने कारण दिया कि वो 3 दशक तक दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में रहे, जहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, सड़क के दूसरी तरफ, उसी सड़क के दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा दुनिया का कोई मुस्लिम देश होता तो 3 दशक तक एक साथ नहीं रह सकते थे, एक ने दूसरे को तबाह कर ही दिया होता। और भारत के मुसलमान इसलिए भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे वैसे इबादत कर सकते हैं। मेरे दिमाग में वो वोट जिहाद वाली जो बात है, मैंने देखा कि क्या वो एनडीए का लीडर ने कहा था, पर मुझे पता चला कि वो एनडीए के लीडर नहीं, इंडिया अलायंस की लीडर थी। तब जाके मुझे बड़ा खराब लगा घनश्याम जी की ये बात, काश वो भी सुन लेती। अगर उनकी बात को एक सेकंड, अगर प्रधानमंत्री किसी भी ऐसी फ्रिंज बात को उठा करके राष्ट्रीय मंच पे कहते हैं तो इसलिए नहीं कि वो बात रिच मटो की है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, इसलिए कि वो बात क्या थी, इसीलिए कि प्रधानमंत्री जो है इस देश में नफरत की खेती करना चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव जी का बयान दिखाइए, अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से सदी हुई आवाज में उस बयान पे टिप्पणी की थी, अगर इस देश में प्रधानमंत्री संविधान पे भरोसा रखते हैं, आइडियली आपको इनको एक्सपेल करना चाहिए था, आपको इनको एक्सपेल करना चाहिए था। संविधान की प्रस्तावना पर, मैंने आपको 2.5 मिनट का समय दिया है, उनको वाकई समझ घनश्याम जी, तो कभी भी इस तरह के फ्रिंज को अपने इलेक्शन का एजेंडा नहीं बनाते। घनश्याम जी, यू मेड योर पॉइंट। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। कष्ट होता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति की सीमा तक, मतलब मैं कहूंगा बहुत दुखद सीमा तक जाके झूठ बोलने का प्रयास करता है। ये वोट जिहाद किसने बोला? हमारे ने बोला कि आपके नेता ने बोला? अब ये बताइए, तालिबान मेरे दिल में है, शफीकुर रहमान बर्क आपके सांसद ने बोला कि हमारे यहां पे बोला? यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो तुम 4 शादियां नहीं कर पाओगे, ये एसटी हसन आपके सांसद ने बोला कि हमारे यहां ने बोला? ये जिन्ना जो थे उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अखिलेश यादव ने बोला कि हमने बोला? इन दोनों का, और अगर आप कह रहे हैं आपकी बात में रत्ती भर भी दम है तो अखिलेश यादव को कहना चाहिए था, जब उनसे पूछा गया कि आपकी कैंडिडेट ने वोट जिहाद का, तो उन्हें कहना चाहिए था नहीं, वोट जिहाद की बात नहीं करनी चाहिए, हमारे कैंडिडेट को आपके हिसाब से बेरोजगारी महंगाई की बात करनी चाहिए। तो वो जिहाद शब्द को डिफेंड करने में लग गए। जब उनसे पूछा गया शफीकुर रहमान बर्क ने क्यों कहा तालिबान मेरे दिल में है, तो कहने लगे बुजुर्ग आदमी है, उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। और उसके बाद जब एसटी हसन से पूछा गया 4 शादियों की बात, तो कहते हैं मीडिया उनके मुंह में जाकर माइक लगा देता है तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। साहब, इतना शर्मसार करने वाले बयान आपकी पार्टी के लोग देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि किसने क्या बोला और क्या बोला। अब आइए मुद्दे की बात। आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगर आप रोजगारी और बेरोजगारी के मुद्दे की बात कहते हैं तो बेरोजगारी का आंकड़ा कौन देता है? पीरियोडिक लेबर रिसर्च सर्वे देता है ना। तो पिछले वर्ष 1,62,00,000 इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट शुरू हुए हैं, कर्मचारी भविष्य निधि खाते। तो कोई ना कोई तो कर्मचारी बना है ना, जिसने अपना पैसा भी जमा किया और उसके बाद उसके ऊपर भी पैसा जमा किया गया। और आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो इन लोगों की तरह आए बाएं साएं नहीं बोल सकते। तो आप ये बताइए बेरोजगारी की दर कितनी है? 3%। चुनौती से कहता हूं, विपक्ष के शासनकाल के कोई 3 वर्ष बता के जाए जब 3% से कम बेरोजगारी की दर रही हो। महंगाई की दर है 5%। चुनौती से कहता हूं कोई 5 साल बता के जाइएगा जहां महंगाई की दर 5% से कम रही हो। मुद्दों पे बात करने की किसी की हैसियत नहीं है। और रेवन्ना की बात तो मैं कहना चाहता हूं, सरकार किसकी थी? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, कोई कार्रवाई नहीं की।
उसको जाने दिया, क्यों? राजनीति करनी थी। ईमानदारी होती तो, और इन्होंने कितनी हास्यास्पद बात कही कि कितने लोग ऑक्सीजन से डेथ हुई वो नहीं बता पाए। सुनिए घनश्याम जी, डेथ सर्टिफिकेट कौन देता है जिसमें कॉज ऑफ डेथ लिखा रहता है? अस्पताल देता है। और हेल्थ क्या स्टेट सब्जेक्ट? जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें हुई वो थे दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और केरल। घनश्याम जी, चुनौती देके आपसे कहता हूं, वहां की सरकारों का एक उदाहरण बताइए जिसमें उन्होंने लिख के दिया हो कि डेथ जो हुई है वो ऑक्सीजन की कमी से हुई। जो राज्य सरकार देगी वो केंद्र में पढ़ना पड़ेगा। आपके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस सीमा तक निर्लज्जता के साथ जाके झूठ बोलता है तो यह अनुचित लगता है। अन्यथा मैंने चुनौती दी है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और घनश्याम तिवारी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।